स्वागत है आपका खेत खलिहान में। मैं हूं अंजू सिंह। खेत खलिहान में आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास विषय लेकर आए हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ का सीज़न है और धान खरीफ की मुख्य फसल है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कम पानी में भी आप धान की अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ख़तरनाक कीट के बारे में। जी हाँ, इसका नाम है फॉल आर्मी वर्म। इसके किस तरह से नुकसान है, कौन सी फसल पर करता है हमला, कैसे करे किसान बचाव, ये सभी जानकारियाँ आज हम आप तक खेत खलिहान के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। एक पुरानी कहावत है, धान, पान और केला ये तीनों पानी के चेला, यानी ये तीनों ही फसलें बहुत अच्छे पानी में, भरपूर पानी में ही हो पाती हैं, तभी संभव हो पाता है। लेकिन अब दौर बदल रहा है, अब वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है और आज के दौर में धान की फसल को भी आप कम पानी में ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ज़रूरत भी है। जिस तरीके से दुनिया भर में पानी की किल्लत है, ऐसे में हमारे किसानों की भी भूमिका बन जाती है कि वो कृषि में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत करें। हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कैसे आप धान की फसल भी कम पानी में ले सकते हैं। आइए जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं पानी यानी जल एक प्रत्येक अमूल्य संपदा है, लेकिन दिनों दिन ये घटते जा रहा है। इसका असर हमारे जीवन पे खासकर कृषि क्षेत्र में गंभीर रूप से दिखाई दे रहा है। ये देखा गया है 80% 80% पानी जो हमारे उपलब्ध है पृथ्वी में, उसका कृषि क्षेत्र में जाता है। उसमें से 50% 50% पानी लग जाता है धान उगाने के लिए। 1 केजी धान उगाने के लिए देखा गया था 2500 से 3000 लीटर पानी चाहिए। ये मक्का और गेहूं से द्विगुना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को धान उगाना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लक्षद्वीप से लेकर अंडमान तक धान हमारे स्टेपल फूड यानी मुख्य खाद्य होता है। और एक बात होता है, हमारे जो जातीय खाद्य उत्पादन होता है उसमें से धान एक बड़ा हिस्सा लेता है। तो हम लोग रिसर्च किया था, बहुत गंभीर ध्यान से इसको सोचा था। इसके बाद हम लोग इसी नतीजे में पूछा है ये संभव है कम पानी में भी हम लोग धान उगा सकते हैं। इसमें 2 टेक्निक हम लोग डेवलप किया है। एक है बोआई धान यानी डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए, जिसको बोलते हैं एरोबिक राइस टेक्नोलॉजी, और एक रोपाई धान जैसे ट्रांसप्लांटेड राइस, उसको बोलता है AWD यानी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्नोलॉजी। तो पहले एरोबिक राइस टेक्नोलॉजी क्या होता है, गेहूं और मक्का जैसे सूखा ज़मीन पे बुआई होता है, ऐसे धान का भी सूखा ज़मीन पे बुआई कर दीजिए। उसके बाद जो कल्चरल ऑपरेशन कृषि काम होता है बराबर कर दीजिए, लेकिन सेचन के टाइम में, इरिगेशन के टाइम में ध्यान देना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, ये जरूरी है नहीं शुरू से अंत तक धान क्षेत्र में आप पानी खड़ा रखेंगे, जिसको बोलते हैं नीड बेस्ड इरिगेशन। सही टाइम पे सही मात्रा में भी पानी देना होगा। ये कैसे आप लोग जांच करेंगे सही टाइम क्या होता है। तो एरोबिक राइस आप देख लीजिए, फोटो में देख लीजिए। एरोबिक राइस यहाँ पर जो सरफेस है, ऊपर का जब मिट्टी होता है वो पतला पतला क्रैक जिस टाइम पे आ जाएगा। और एक सिम्टम है और एक नमूना होता है, सुबह और शाम पे जो राइस लीफ धान पत्रा ऊपर में मोड़ जाते हैं, वही आपका सही टाइम होता है पानी देने का। और बात है सही मात्रा कैसे होता है, देखा गया था जब धान का जड़ होता है एक्टिव रूट जोन 30-40 सेंटीमीटर का आसपास होता है। तो 30 सेंटीमीटर में हम लोग सॉयल मॉइस्चर कंटेंट जो मेज़र किया है वो बोलता है 40 किलो पास्कल, 40 किलो पास्कल, यानी 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर पानी अगर मौजूद हो जाएगा जड़ में, एक्टिव रूट जोन में, तो फसल का ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब पानी देने के बाद अगर आप देखेंगे जिस टाइम में सरफेस सॉइल ऊपर का मिट्टी पूरा ही भीग जाएगा, पानी देना छोड़ दीजिए। मान लीजिए वो राइस एक्टिव रूट जोन पे अराउंड 400 सेंटीमीटर पानी सॉइल मॉइस्चर मौजूद हो ही गया, उसके बाद फसल ठीक बराबर रह जाएगा। ये आपका एरोबिक राइस टेक्नोलॉजी। और एक बात होता है, एक ही ज़मीन पे सालों साल आप ये एरोबिक राइस टेक्नोलॉजी एरोबिक राइस उगा लेंगे, तो ऐसे भी होता है 3-4 साल के बाद थोड़ा अमल का थोड़ा कम होता है, पैदावार कम होते जा रहा है। इसके सॉल्यूशन क्या होता है, 2 साल के बाद 2 साल आप एरोबिक राइस कर लीजिए,
तीसरा साल में सिर्फ एक सीजन के लिए कोई दाल शस्य, ग्रीन ग्राम, कॉफ़ी और नहीं तो मूंगफली आप कर दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, जो मिट्टी की जो ताकत कम होते जा रहा था और फिर बराबर हो जाएगा। ये एरोबिक राइस के लिए हम लोग बहुत अच्छा प्रजाति निकल चुका है, वैरायटी निकल चुका है, जैसे सहभागी धान, सीआर धान 200, सीआर धान 202, ARB 6, ऐसे अच्छा जो प्रजाति है। इसका खासियत क्या होता है, कम पानी में भी इसका पैदावार कम नहीं होता है, लगभग 4 से 5 टन पर हेक्टर ये आपका पैदावार दे सकता है। दूसरा टेक्निक को तो क्या होता है, और रुपाई के लिए है, ट्रांसप्लांटेड राइस के लिए AWD वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि भिगोएंगे सुखाएंगे, ये ऑल्टरनेट चलता रहेगा। वो कैसे करेंगे, जैसे आपका ट्रांसप्लांटेड रुपाई होता है, रुपाई कर दीजिए। उसके बाद ये जब आप देख लीजिए, एक इसको पिजोमीटर और फील्ड पाइप बोलता है, यह लगभग 50-60 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे छेद होता है, ये मिट्टी के नीचे गाड़ दीजिए। जो मिट्टी का जो सरफेस होता है वहाँ से लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखिए। उसके बाद आप सेचन दे दीजिए, पानी दे दीजिए। पानी कितना था पूरा भर दीजिए। मैंने पहले बोल दिया था, ये जोड़ भी है नहीं, वहाँ पे पानी खड़ा रखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। जिस टाइम में ये देखिए सरफेस का मिट्टी का बराबर हो जाएगा, पानी देना बंद कर दीजिए। फिर भी आप 2-3 दिन के बाद आप नल का अंदर झुक के देखते रहिए, जो पानी आहिस्ते आहिस्ते घट रहा है। जिस टाइम पे 15 सेंटीमीटर के नीचे पानी चला जाएगा, उसी आपका सही टाइम होता है पानी देने का। 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर इसका एवरेज हमारे रूट जोन होता है, इसका आधा हिस्सा 15 सेंटीमीटर के नीचे जब पानी चला जाएगा, फिर आप इरिगेशन सेचन दे दीजिए। कितना तक देंगे, फिर पानी बराबर भर्ती कर दीजिए, ऊपर वाली मिट्टी होता है उसका फिर पानी देके आप छोड़ दीजिए। इसमें देखा गया था लगभग 4-5 दिन अंतर आप पानी देंगे भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे फसल का और पैदावार का। और जो इसमें 2 टेक्निक के क्या एडवांटेज होता है, पहला जो एरोबिक राइस का जो एडवांटेज होता है, देखिए वहाँ पे हम लोग नाप के देखा था 30 से 40%, 30 to 40% वाटर पानी आप सेव कर सकते हैं। वो पानी और AWD में क्या होता है 15 से 25, 15 से 25% आप पानी वाटर सेव कर सकते हैं। जो वाटर सेव होता है, वो जो पानी कैसे इस्तेमाल करेंगे, दूसरा फसलों के लिए आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप फिर भी आपका सूखा ज़मीन है वहाँ पे फिर धान उगा लेंगे, उसमें से ये पानी आप इस्तेमाल कर देंगे। तो आपका देखिए जो आपका जो टोटल कवरेज हो जाएगा, चाहे वो धान का खेती के लेके और दूसरा फसलों के लेके आप मिलाएंगे, तो आपका जो सिस्टम प्रोडक्टिविटी है, टोटल पैदावार उसी ज़मीन पे आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो भी आपने हमारे विशेषज्ञ से जाना कि कैसे कम पानी में भी धान की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। और वैसे भी आज के समय की मांग है, लगातार हम कह रहे हैं कि पानी बचाएं क्योंकि जल ही जीवन है, और यहाँ पर हमारे किसान कृषि में भी इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मक्के के एक शत्रु कीट के बारे में बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे खेत खलिहान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मक्का के एक बहुत ही खतरनाक कीट के बारे में, जिसका नाम है फॉल आर्मी वॉर्म। हालांकि ये विदेश से आया हुआ कीट है और धीरे धीरे ये अपना दायरा हमारे देश में भी फैला रहा है। इससे पहले कर्नाटक में इसका प्रकोप मक्का की फसल में देखा गया, लेकिन अब धीरे धीरे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अपने पैर पसार रहा है। तो ऐसे में हमारे किसानों को सजग रहने की ज़रूरत है। कैसे पहचाने इस कीट को, किस तरह का नुकसान ये हमारी फसल को पहुँचा सकता है और कैसे बचाव करें, आइए जानते हैं। मणिपुर में इस समय जो समस्या चल रही है वह मकई में उपस्थित फॉल आर्मी वॉर्म के कारण है। भारत के दूसरे क्षेत्रों से प्रसारित होकर यह कीड़ा मणिपुर के प्रत्येक जिले में फैल चुका है।
फॉल आर्मी वॉर्म नामक जो कीड़ा है वह अमेरिका से प्रसारित हुआ। हम जिस कीड़े के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह रात्रि में अधिकतम निकलते हैं और 100 किलोमीटर तक उड़ते हैं। इस कारण वे हमारे यहाँ के जो मकई के पेड़ रोपण होते हैं उसे 50 से 70 की संख्या में नष्ट कर देते हैं। क्योंकि यह कीड़ा मणिपुर में पहले उपस्थित नहीं था, इस कारण उन्हें संगत करने की सुविधा नहीं मिली। यह कीड़े पौधे को खाकर उनकी हानि करते हैं। केवल मकई ही नहीं बल्कि ईख, गेहूं, धान और पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं। यह कीड़े कीट के परिवार का है। कीट दिन में भी और रात में भी आते हैं, लेकिन यह कीट ज्यादातर रात को ही क्रियात्मक रूप से निकलता है। यह कमला के तहत आता है। यह अमेरिका से आया हुआ एक कीट है। भारत में सबसे पहले ये कीड़ा कर्नाटका में पाया गया सन 2018 में। हमारे यहाँ यह कीड़ा मौजूद है या नहीं, इसकी जांच हमने शुरू की, उसे ढूंढना शुरू किया। हमें अप्रैल में पता चला कि यह कीड़े हैं हमारे क्षेत्र में, लेकिन हमें सटीक रूप से पता नहीं था क्योंकि हमें एक छोटा सा कीड़ा मिला। मई के पहले हफ्ते में हमने इसकी पुष्टिकरण की और हमें कीड़ा मिल गया। इसकी पुष्टिकरण हम 2 तरीके से करते हैं। एक है रूपात्मक यानी देखने में कैसा है, और दूसरा आणविक परीक्षा यानी यदि उनकी आणविक पहचान हो तो हमें उनके अस्तित्व का पता चल जाएगा। यह कीड़े धान में ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में वह ज्यादातर धान ही खाते हैं। अब ये भी देखा जा रहा है कि ये कीड़े तेलंगाना में ईख के पेड़ को भी नष्ट कर रहे हैं, फिर सरगम को भी नष्ट कर रहे हैं, और मणिपुर में हम जिसे चनान कहते हैं वह भी खाते हैं। भारत में तो उन्होंने सब्जियों पर या पत्तों पर आक्षेप किया, ऐसा खबर नहीं आया। हम अपनी फसल को भी देखकर बता सकते हैं कि उनमें कीड़े मौजूद हैं या नहीं। मणिपुर के लिए ये डर है कि 2-3 महीने में ये कीड़े यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमने अप्रैल से जांच शुरू किया, परंतु अब तक हमें एक भी कीड़ा नहीं मिला। हमें बस छोटे छोटे कीड़े ही मिले। जो कीड़े बड़े हो जाते हैं वैसा हमें अब तक नहीं मिला। हमें जो छोटा कीड़ा मिला वह अंडा देते ही मर गया। हमने देखा जो अंडे कीड़े नहीं दिए उसमें से कीट जैसे कीड़े निकल रहे हैं। क्योंकि महिला कीड़ा मर चुकी है और हमें मिल नहीं रही, इस कारण जितने भी कीड़े अंडे से निकलकर बड़े होकर अंडा देंगे तब हम समझेंगे कि कीड़े का मौसम आ गया है। जब मकई का उत्पादन खत्म हो जाएगा और हम धान लगाएंगे तब भी ये कीड़े उस फसल को हानि करेंगे। ये हमारे काम के लिए एक बहुत बड़ा आशंका है। अंडे को उनकी माँ अपने पर से उनकी रक्षा करती है। वह उन्हें एक साथ बांधकर इकट्ठा बनाती है, जिसमें 150 से 200 अंडे मिलते हैं। तो एक माँ कीट अपने पौधों में 1200 से 1500 अंडे दे सकती है। उन अंडों से छोटे छोटे कीट पैदा होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वे पत्तों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर खाते हैं। अंडों से जो छोटे कीट होते हैं वे हरे रंग के होते हैं और उसमें काले दाने जैसे चिन्ह भी रहता है। गले में 3 लाइन जाती है। जो कीट पूरी तरह बढ़ जाती है यानी 6 इंस्टेड इंसेक्ट, उसमें उनके सिर पर बाई आकार के पीले रंग का दाग होता है। पूंछ में 4 केल रंग का दाग है जो स्क्वायर के आकार का है। जो कीट पूरे बड़े हो चुके हैं उनका रंग भूरा होता है और जब कीट के मक्खी बनते हैं तब 2 से 8 सेंटीमीटर गहरे मिट्टी में जाकर बनते हैं। मक्खी बनने के बाद वह रात में ज्यादातर क्रियात्मक होते हैं। जो कीट बस पैदा होते हैं वह पत्ते खाते हैं। हमने यह निरीक्षण किया कि वह अनुदैर्ध्य रूप में खाते हैं। अगर कीट 3rd इंस्टर तक पहुंच जाए तो मकई के पौधों में बड़े बड़े छेद दिखते हैं।
3rd इंस्टर से ज्यादा बड़ा हो तो वे उसे जड़ से उखाड़ देते हैं। भारत में खतरनाक कीड़े बाहर से हैं, इसलिए रास्तों का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ प्लांट प्रोटेक्शन एक्सपर्ट के रूप में बैठे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी दवा ना फैलाई जाए जो हमें पहले से पारंपरिक तरीके की तरह लगे। इसे डीलर से खरीदकर या किसी मेडिसिनल शॉप से लिया जाए। ऐसे में फसलों का अधिक नुकसान होगा, क्योंकि अगली पीढ़ी के कीड़े दवा के लिए अधिक प्रतीक्षा प्राप्त करेंगे और आसानी से नहीं मरेंगे। फसल नुकसान का निर्धारण करने के लिए बहुत सारे चरण हैं। यदि फसल बहुत अधिक नष्ट नहीं होती है, अगर ये सभी शुरू हुई है, तो मैं बस पाए गए कीड़ों को दबा सकती हूँ या ऐसे झाड़ी से मार सकती हूँ। अन्यथा हम सिर्फ खेत में फेरोमोन स्ट्रिप्स का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे बिना किसी रसायन के नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी सामना किया है कि फसलें नष्ट हो रही है और इसे बचाया नहीं जा सकता, तो हम रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रसायन हमारा अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए। केमिकल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि एक केमिकल डीलर ने मुझे दिया है और मुझे इसे उसी के अनुसार फैलाना चाहिए। मुझे इस तरह के कीड़े को नष्ट करने के लिए सही रसायनों का चयन करने के लिए सिफारिशें प्राप्त करने की आवश्यकता है। भारत सरकार और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अगर हमें सूचित करते हैं कि कीटों का विकास हो रहा है और बड़े पैमाने पर फैल रहा है, अगर वे हमें किसी भी तरह की सिफारिश प्रदान करते हैं, तो हमारे रसायनों का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर वे पौधों को अत्यधिक नष्ट कर देते हैं, तो माइक्रोबियल कीटनाशक होता है। या जो लोग जैविक प्रथाओं को पसंद करते हैं, या वे जो किसी भी प्रकार के कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, वे बेल्वेरिया बेसियाना, मेटारहिजियम एनिसोप्लिए का उपयोग कर सकते हैं। इन दो दवाइयों को हरे रंग के पेसर और हरे रंग का रेसर के रूप में जाना जाता है और मणिपुर के बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ तक कि अगर कोई भी यहाँ आता है और मांग करता है, तो हम उसे उपयुक्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनके इनपुट डीलर भी उपयुक्त कर सकते हैं। लेकिन किसानों को पूछने और इकट्ठा करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसे प्राप्त कराना संभव नहीं है। इस माइक्रोबियल केवीके एजेंट को प्रारंभिक रूप से और अंतिम चरण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब दवा की आवश्यकता होती है। जहां फसल को बेचने के लिए कोई संभावना नहीं होती है, तो इमामेक्टिन बेंजोएट, स्पिनोसेट, थियामेक्थोजम, लैम्ब्डासाइहेलोथ्रीन का एक संयोजन हमें प्रदान किया जाता है और क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल आसानी से उपलब्ध है। हमें और पौधों को कीड़े से बचाने की सलाह दी जाती है। कीड़ों के आगमन से पहले हम जो सावधानी कर सकते हैं, वह है कि हम ट्रैप क्रॉप या फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। हम इस फेरोमोन ट्रैप को ICAR संस्थान में पा सकते हैं। यदि हमारा कोई भी इच्छुक किसान मित्र यह चाहता है कि वे हमारे पास जितनी भूमि है और जितनी फसल वह लगाता है, उतनी मात्रा में वे हमारे संस्थान से कम दर पर ले सकता है। क्योंकि कीड़े वास्तव में बड़े होते हैं, इसलिए हम एक पक्षी खरीद रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि जिस क्षेत्र में हम पक्षी के बैठने के लिए जगह रख सकते हैं और जहां पक्षी कीड़े खा सकते हैं। तो ये कीड़े का पता लगने के लिए एक बहुत ही आसान विधि या प्रक्रिया है और ये बहुत जैविक भी है। लेकिन जब हम कीटनाशक फैलाते हैं, तो हमें ये जांचना होता है कि दवा पौधों की जड़ तक पहुंचती है या नहीं। अन्य पौधों के लिए जो हम कर सकते हैं, वह दवा को पौधों के दूसरे भागों में फैलाना है, लेकिन इस मामले में ये अलग है। यहाँ हमें ये जांचना होगा कि यह जोड़ों तक पहुंचता है। और दूसरा मामला में यह है कि एक और दवा है जिसे हम कहते हैं मेटारहिजियम एनिसोप्लिए, जिसे हम मकई के पौधों में डाल सकते हैं, जिसे हमने थोड़ी सी मिट्टी को लाठी आदि की मदद से जड़ से उखाड़ा है। तो अगली बार वे मक्खी या पतंगे में तब्दील नहीं होंगे, इसलिए वे अलग कदम पर नहीं पहुंचेंगे और मर जाएंगे। वह कितना अंडा देते हैं, वह अगर कहा जाए तो उसे एग मास कहते हैं। धान में जो कीड़े होते हैं उसके जैसे दिखता है। उस एग मास में 300 से 800 अंडे होते हैं। कीड़े वहां से बनकर निकलते हैं। अगर पैदा होने से पहले ही उन्हें मार दे तो अच्छा होगा। मेरे जितने भी भाई बंधु हैं जो किसान हैं,
आप अगर देख रहे हो कि आपके यहाँ पर यही कीड़ा आ चुका है और अधिक मात्रा में मौजूद है, तो आप स्काउटिंग करें। आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपके खेत में यह कीड़ा मौजूद है या नहीं। वह पैदा होने से पहले अगर हम सावधानी नहीं रखते तो ये खेत के लिए हानिकारक होगा। कुछ ऐसे रणनीतियां हैं जिससे हम इसे रोक सकते हैं, जैसे कि गर्मी में जिस खेत में हम काम कर रहे हैं उस खेत में अगर धूप अच्छे से गिरे तो उन कीड़े मकोड़ों को मार देना और पौधे अच्छे से साफ करना। मकई के पौधे अच्छे से लगाना, इसलिए ऐसा वक्त में नहीं लगाना चाहिए जिससे उनकी हानि हो। एक ही समय में लगाना चाहिए जब वे उनके लिए लाभदायक हो। विभिन्न प्रकार के दल है जिसे हम लगा सकते हैं। सोयाबीन, उड़द दाल और ईख भी इनके साथ लगा सकते हैं। उन्हें काफी सारे गोबर के साथ और दूसरे हाड़ के साथ नहीं लगाना चाहिए। जिन पौधों में कीट आ चुके हैं उनमें सूखी मिट्टी डालकर चूने के साथ मिलाकर पौधे में लगा देना चाहिए। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी मक्का के शत्रु कीट फॉल आर्मी वर्म के बारे में और कैसे आप बचाव कर सकते हैं ताकि इसका दायरा और ना बढ़े, नुकसान और ना करे। ये सभी बातें आज हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताई और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि कैसे आप कम पानी में भी धान की अच्छी उपज ले सकते हैं। इसी के साथ ही आज खेत खलिहान में फिलहाल इतना ही। नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी